बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो हम लोग आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड के जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। यानी कि जब हम लोगों ने चैप्टर का नाम पढ़ा था तो नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि इसके अंदर हम लोग बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे और जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफाई कर रहे होंगे। और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंदर रूबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम का बैकग्राउंड देखा था और साथ हम लोगों ने बहुत ही तफसील के साथ 3 डोमेन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब चाहे वो रॉबर्ट विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो या कार्ल वोइस की दी हुई 3 डोमेन क्लासिफिकेशन हो, लेकिन हम लोगों ने वायरसेस का जिक्र कहीं भी नहीं किया था। तो आए पढ़ते हैं हम लोगों को क्या ऐसी आगे पास प्रॉब्लम पेश आई कि हम लोगों ने वायरसेस को कहीं भी आगे पास इंक्लूड नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी डोमेन एंड किंगडम। यानी कि हम लोग वायरसेस को किसी भी डोमेन और किसी भी किंगडम के अंदर क्लासिफाई नहीं करते। क्यों? बिकॉज क्योंकि दे आर एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक बॉर्डर लाइन पे होते हैं, किसके, लिविंग और नॉन लिविंग की। यानी कि इनमें आगे पास क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मेरी होती है, कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन लिविंग के साथ मिल रही होती है। अब लिविंग के निस्बत से हम लोग इसे क्लासिफाई करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग इसको आगे पास प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब चूंकि ये बॉर्डर लाइन पे होता है इसलिए हम लोग इसको किसी भी किंगडम के अंदर किसी भी डोमेन के अंदर क्लासिफाई नहीं कर रहे होते हैं। आज हम लोग इसको स्टडी करते हैं कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है वायरसेस के अंदर जो क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मैच कर रही होती है, और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मैच आउट कर रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज। तो लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, दे हैव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। याद रखना, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, यानी कि आपके पास वायरस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो वायरस 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वन इज द न्यूक्लिक एसिड, अदर वन इज द प्रोटीन कोड। और प्रोटीन कोड को हम लोग उसका कैप्सिड भी कह रहे होते हैं। हम लोग एक वायरस को ड्रा कर लेते हैं, इट इज द बैक्टीरियोफेज। अगर मैं बैक्टीरियोफेज को ड्रा करूं तो हम लोग कुछ यूं ड्रा कर रहे होते हैं उसको, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल, और यहां से कुछ आगे पास अपेंडेजेस भी निकल रही होती है, विच आर द टेल। तो ये इसके आगे पास नेक वाला आगे पास बॉडी पार्ट होता है, दिस इज द हेड। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड को इन्वेलप करने वाला एक प्रोटीन का मिलकर बना होता है कवरिंग, विच इज कॉल्ड एज द प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड। और इसके अंदर क्या होता है, मुझे देखने को मिल रहा होता है एक उसका न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, आरएनए की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या किसी भी जानदार के अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए का पाया जाना यह सबूत होता है कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उनके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होता है या आरएनए मौजूद होता है। इसके अलावा कैन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल्स। होस्ट सेल्स क्या होता है, याद रखना, कोई भी जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, किसी आगे पास दूसरे सेल या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो जिसके ऊपर अटैक करके वहां पे जिंदगी बसर कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड एज द होस्ट सेल्स। जैसे मशहूर जमाना एग्जांपल जो हमारे हाल ही में गुजरी है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या करता है, इंसान के ऊपर अटैक करता है, यानी कि इंसान ह्यूमन उसका क्या है, होस्ट सेल है, आगे पास होस्ट है। और जैसे आगे पास ह्यूमन की बॉडी में जाता है उसको इस्तेमाल करके, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के जीनोम को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा होता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और साथ क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर रहा होता है। और हम सबको पता है कि जो रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ किन की होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्कर, और मार्कर क्या है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं मार्कर को यहाँ पे रख के जाता हूँ, मैं अगले दिन आके देखता हूँ क्या इसकी तादाद में इजाफा होगा, नहीं, जितने होंगे उतने ही रहेंगे, यानी कि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो याद रखना, किसी ऑर्गेनिजम्स के तादाद में इजाफा करना वो क्या कहला रही होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी कहला रही होती है। तो वायरसेस के अंदर ये 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक क्या न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा ये क्या करता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, और साथ क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी होती है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर द ए
सेलुलर। जब हमारे पास सेल थ्योरी दी गई थी तो उसके पहले ही पॉइंट पे कहा गया था कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन सेल, यानी कि सारे के सारे जानदार कम अज कम एक सेल पे लाजमी मुश्तमिल होते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि हर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के काबिल होगा जो कम अज कम कितने सेल से मिलकर बना हो, एक सेल से मिलकर बना हो। लेकिन जो वायरसेस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। याद रखना ए किसी भी वर्ड के आगे यानी कि स्टार्ट पे है, इसका मतलब होता है एब्सेंट यानी कि नफीकारा होता है। सेलुलर यानी कि सेल, क्योंकि आपके पास ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर कोई भी सेल नहीं पाए, तो ये क्या करा होता है, ए सेलुलर कहला रहे होते हैं। तो ए सेलुलर होने की निस्बत से क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म, यानी कि जब कभी ये होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी सेलुलर प्रोसेस या कोई भी आगे पास मैकेनिज्म नहीं हो रहा, तो कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती। क्योंकि इनके अंदर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपके पास वायरसेस क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, लिविंग प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी रख रहे होते हैं, यानी कि कभी ये नॉन लिविंग लग रहे होते हैं, कभी आगे पास लिविंग की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। तो बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से ना तो हम लोग इसे किसी डोमेन के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ना तो हम लोग किसी किंगडम के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। आइए हम लोग आगे पास दो तरह के और ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो कि वायरसेस के साथ मिलते जुलते होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द प्रायोन्स, अदर वन इज कॉल्ड एज द विरियोइड। एक और वर्ड होता है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं विरियोन। तो विरियोन क्या होता है, इट इज अ मेच्योर वायरस, यानी कि मेच्योर वायरस जो इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं विरियोन कह रहे होते हैं। तो हम लोग प्रायोन्स को पढ़ते हैं और साथ विरियोइड्स को पढ़ते हैं। हमें पता है जो वायरसेस होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, या तो आगे पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, या तो क्या होता है उसके अंदर प्रोटीन कोट होता है। लेकिन अगर मैं प्रायोन्स की बात करूं, इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। और विरियोइड्स की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जीनोम इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आरएनए। यानी कि हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा ए सेलुलर पार्टिकल जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीजें पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द वायरस। लेकिन जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन पाई जाती है, इट इज कॉल्ड एज द प्रायोन्स। और जिसके अंदर सिर्फ सर्कुलर आरएनए ही पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द विरियोइड। और ये दोनों की दोनों क्या होती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत सारी डिजीज को कॉज कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। और इनके अंदर मैं बात करूं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, इनके अंदर कोई भी प्रॉपर सेल नहीं पाया जाता। तो ये था हमारा वायरस का बैकग्राउंड और जिसके लिए हम लोगों ने प्रायोन्स और विरियोइड्स को स्टडी किया था। अब हम लोगों ने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर वायरसेस को बहुत तरह के आगे पास एस्पेक्ट से क्लासिफाई कर रहे होते हैं। होस्ट रेंज के आगे पास बेस पे कर रहे होते हैं, जेनेटिक बेसिस पे कार्य होते हैं, इसके अलावा हम लोग उसके रेप्लिकेटरी मैकेनिज्म की बेसिस पे कार्य होते हैं, या उसकी मोर्फोलॉजी कैसी उस बेस पे कार्य होते हैं। तो हमारी बुक में आगे पास 4 बेसिस बताई गई है क्लासिफिकेशन करने की। तो हम लोग इससे आगे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, यानी कि किस किस्म के होस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है वायरस, उसके लिहाज से हम लोग करते हैं क्लासीफाई कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज के अंदर होस्ट का जिसके ऊपर वायरस अटैक कर रहा होता है। और इस बेस पे आपकी बुक के मुताबिक हम लोग कितनी टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं, 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। जो सबसे पहली टाइप आगे पास एनिमल वायरसेस, नाम से जाहिर हो रहा होगा कि एनिमल वायरसेस ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमन। ह्यूमन भी आगे पास क्लासिफिकेशन के अंदर एनिमल्स के अंदर ही क्लासीफाई किया जा रहा होता है। तो वो सारे के सारे वायरसेस जो कि एनिमल या ह्यूमन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एनिमल वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरसेस। अगले हमारे पास कैटेगरी आती है प्लांट वायरसेस। तो नाम से जाहिर हो रहा होगा ऐसे सारे के सारे वायरसेस जो क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्लांट वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आगे पास टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम लोग टीएमवी भी कह रहे होते हैं। आगे हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। अगर मैं बैक्टीरियोफेज की बात करूं तो इसमें बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और इसमें फेज का मतलब होता है ईटर। तो ऐसे सारे के सारे वायरस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं या उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफेज। एग्जांपल के तौर पे क्या होती है, टी4 फेज होती है और लैम्डा फेज होती है। आगे हमारे पास है आर्की वायरस, यानी कि वो वायरस जो क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, इट इज कॉल्ड एज द आर्की वायरसेस। तो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आता है सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरस। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट रेंज। आगे हम लोग सेकंड बेस को पढ़ते हैं ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द जेनेटिक बेसिस, यानी कि जो इसके जेनेटिक बेसिस होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होता है,
इसकी बुनियाद पर भी हम लोग वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो एक तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहीं पे कर दी, कुछ के अंदर क्या होता है डीएनए, कुछ के अंदर क्या होता है आरएनए। तो जिनके अंदर डीएनए होगा वो डीएनए वायरसेस कहलाएंगे, जिनके अंदर आरएनए होगा वो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे आरएनए वायरसेस कहलाएंगे। इसके अलावा डीएनए और आरएनए की मॉर्फोलॉजी की बेस पे, यानी कि उसके आगे पास स्ट्रैंड्स की बेस पे हम लोग मजीद क्लासिफाई कर रहे होते हैं सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है। तो आप लोग दो टर्म्स के दो वर्ड्स को यहाँ पढ़ोगे, एक आगे पास एस एस होगा, एक आगे पास डीएस होगा। तो एस एस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड और डीएस का मतलब आगे पास डबल स्ट्रैंड। तो याद रखना हमारे पास कुछ क्या होते हैं डीएनए वायरसेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं आरएनए वायरसेस होते हैं। ऐसे वायरसेस जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस फॉर्म के अंदर होता है डीएनए की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज द डीएनए वायरसेस। और वो वायरसेस जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए की फॉर्म के अंदर होता है, इट इज कॉल्ड एज द आरएनए वायरसेस। और आगे पास स्ट्रैंड की अगर मैं बात करूं दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, या तो आगे पास यूं होगा सिंगल स्ट्रैंड, या तो क्या होगा आगे पास यूं डबल स्ट्रैंड की फॉर्म के अंदर होगा। तो वो जो आगे पास सिंगल स्ट्रैंड में होंगे इट इज कॉल्ड एज द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में होंगे इट इज कॉल्ड एज द डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो डीएनए वायरसेस आगे दो तरह के होते हैं, या तो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं या तो डबल स्ट्रैंड होते हैं। जो डबल स्ट्रैंड होते हैं उनके अंदर एग्जांपल आती है एडिनो वायरसेस की, जो कि क्या करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कर रहा होता है, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज कॉज कर रहा होता है। और दूसरी एग्जांपल आती है हर्पीस वायरस की, जो क्या करता है चिकन पॉक्स कॉज कर रहा होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर आती है पैरवोवायरस, जो क्या करता है गैस्ट्रोइंटेराइटिस कॉज कर रहा होता है। गैस्ट्रोवाइड रिलेट करता है स्टमक को और इंटराइटिस वाइड रिलेट कर रहा होता है इंटेस्टाइन को, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन को। टिस आप लोग जहां पे लिखा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम लोग क्या होते हैं गैस्ट्रोइंटेराइटिस कह रहे होते हैं। और उसको कॉज करने वाला वायरस कौन सा होता है पैरवोवायरस, जो क्या होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। आगे हमारे पास आरएनए वायरस यानी कि जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आरएनए की फॉर्म के अंदर होता है। उनमें भी क्या होता है आरएनए दो तरह के, या तो सिंगल स्ट्रैंड हो सकते हैं या तो डबल स्ट्रैंड हो सकते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर एग्जांपल आती है कोरोना वायरस की, जो क्या करते हैं डिजीज कोज करता है विच इज कॉल्ड एज द कोविड-19। इसके अलावा आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो क्या करता है आगे पास फ्लू कोज कर रहा होता है। और जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके अंदर एग्जांपल आती है रोटा वायरस की विच कॉज गैस्ट्रोइंटेराइटिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हम लोग दो बेसिस को स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग थर्ड बेसिस को पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात हो तो हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इट इज द फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि इंसानी आंख से देखने में वो चीज कैसी नजर आ रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द फिजिकल अपीयरेंस यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से हमारी बुक ने क्या किया हुआ है 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो आए वन बाय वन हम लोग इसको टीच करते हैं। तो सबसे पहले आगे पास शेप क्या है हेलिकल शेप। ये मॉर्फोलॉजी किस चीज की है ऑन द बेसिस ऑफ द कैप्सिड। एंड व्हाट इज द कैप्सिड, हम लोगों ने पढ़ा था वायरसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, वन इज द न्यूक्लिक एसिड अदर वन इज द प्रोटीन कोट। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो उसका आगे पास प्रोटीन कोट होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं कैप्सिड कह रहे होते हैं। और कैप्सिड की शेप किस तरह की आगे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके लिहाज से हम लोग क्या कर रहे होते हैं इसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन है हेलिकल शेप। तो हेलिकल शेप नाम होगा इट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग क्या होते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होता है इट इज कॉल्ड एज द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप लोग देख भी रहे होंगे इट इज द जेनेटिक मटेरियल जिसका क्या है जीनोम है, और इसके अराउंड क्या होता है इसका कैप्सिड होता है जो क्या है स्प्रिंग लाइक शक्ल में होता है, यानी कि हेलिकल शेप के अंदर होता है। तो ऐसे वायरस जिसका जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल शेप में यानी कि स्प्रिंग लाइक शेप के अंदर होता है, इट इज द हेलिकल वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आता है टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे हम लोग टीएमवी भी कह रहे होते हैं, और साथ आता है रेबीज वायरसेस। सेकंड नंबर पे हमारे पास इकोसाहेड्रल वायरसेस। इकोसाहेड्रल हम लोग एक ऐसी शेप को कह रहे होते हैं जिसके अंदर कितनी फेसेस पाई जाती है 20 फेसेस पाई जाती हैं और 30 एजेस पाए जाते हैं। अगर आप इस बैक्टीरियोफेज के सिर्फ हेड की बात करो, बैक्टीरियोफेज इसके एग्जांपल नहीं है, लेकिन इकोसाहेड्रल को समझाने के लिए मैं इसके हेड के आगे पास एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आप लोग इसके हेड को देखो, इसका हेड क्या करता है आगे पास एक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स किस्म की शेप रखता है, और इसकी जो शेप होती है इसके आगे पास 30 एजेस होते हैं और 20 फेसेस होती हैं। और ऐसी शेप जिसके 30 एजेस हो और 20 फेसेस हो इट इज कॉल्ड एज द इकोसाहेड्रल शेप। और जिन वायरसेस की इकोसाहेड्रल शेप होती है इट इज कॉल्ड एज द इकोसाहेड्रल वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आता है एडिनो वायरसेस और साथ आगे पास हर्पीस वायरसेस। आगे हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है इसके अंदर कम्प्लेक्स वायरसेस।
कंप्लेक्स हम लोग कह रहे होते हैं बहुत सारी चीजों से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, इट इज कॉल्ड द कंप्लेक्स स्ट्रक्चर। तो कंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, इट इज द हेलिकल एंड इकोसाहेड्रल का मिक्सचर होता है। तो कंप्लेक्स वेरिसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसाहेड्रल एंड हेलिकल शेप वेरिसेस। तो इसके अंदर जो वेरिसेस होते हैं उसके अंदर इकोसाहेड्रल शेप भी पाई जाती है और हेलिकल शेप भी पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरियोफेज, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रिकॉल कीजिएगा बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ के पास एक बैक्टीरियोफेज यानी कि T4 बैक्टीरियोफेज हम लोगों ने ड्रा किया हुआ है। तो इसके अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, दिस इज द आगे पास ट्रंक एंड दिस इज द टेल्स। अगर मैं इसके आगे पास स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जो इसका हेड है इसकी शेप क्या होती है, इकोसाहेड्रल होती है। इसका आगे पास ये वाला जो पार्ट आता है इसके आगे पास शेप क्या होती है, हेलिकल शेप होती है। यानी कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, इकोसाहेड्रल और हेलिकल का। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, कॉम्प्लेक्स वायरसेस की एग्जांपल होगी। हमारे पास फोर्थ कैटेगरी आ जाती है इनवेलप्ड वायरसेस। इनवेलप हम लोग कह रहे होते हैं किसी भी चीज के ऊपर एक लेयर आ जाए उसको कवर करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज द इनवेलप। तो हमारे पास इनवेलप वायरसेस क्या होते हैं, याद रखना जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनमें से इनवेलप भी हो सकते हैं, आगे पास नॉन इनवेलप भी हो सकते हैं। तो होता क्या है, जब कोई भी वायरसेस एनिमल के सेल के अंदर जाता है या एनिमल के अंदर जाता है ताकि उसके अंदर डिजीज कोज करवा सके, तो जैसे ही वो एनिमल के सेल के अंदर जाता है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कुछ पार्ट अपने सराउंड में कवर कर लेता है। और जो क्या करते हैं उस सेल मेम्ब्रेन को कवर ले लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इनवेलप वायरसेस। और जो आगे पास उस मेम्ब्रेन को इन्वेलप नहीं कर रहे होते, इट इज कॉल्ड एज द नॉन इनवेलप वायरसेस। और आगे पास जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें मेन चीज क्या होती है, लिपिड बाय लेयर, यानी कि लिपिड आगे पास कंपोनेंट होता है। तो सारे के सारे वायरसेस जिसके सराउंड यानी कि कैप्सिड के बाहर क्या होती है, एक आउटर लिपिड लेयर होती है। इसके अराउंड भी क्या होता है, एक लिपिड की लेयर पाई जाती है जो कहां से निकलती है, डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल, यानी कि जो होस्ट होता है उससे सेल के आगे पास ली जाती है मेम्ब्रेन, विच इज द लिपिड मेम्ब्रेन। तो जिनके सराउंडिंग में लिपिड मेम्ब्रेन होगी आउटर साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज द इनवेलप वायरसेस। और जिनमें नहीं होगी, इट इज कॉल्ड एज द नॉन इनवेलप वायरसेस। और नॉन इनवेलप वायरसेस को हम लोग क्या कहते हैं, नेकेड वायरसेस भी कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनवेलप वायरसेस आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये आगे पास HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और नेकेड वायरसेस के अंदर यानी कि नॉन इनवेलप वायरसेस के अंदर एग्जांपल आ जाती है पोलियो वायरस की एंड एडिनो वायरसेस। क्लास आगे हम लोग अपने लास्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी। यानी कि हम लोग रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर वायरसेस को क्लासिफाई कर रहे होते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। व्हाट इज द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन हम लोग कह रहे होते हैं किसी भी चीज का अपने ही जैसी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं रेप्लिकेशन। हम लोग वायरसेस के अंदर पाए तो वायरसेस के अंदर आगे पास अपनी कॉपीज बनाना, मल्टीपल कॉपीज बनाना, इट इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन के लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर रहे होते हैं। अब रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म्स के दौरान होता क्या है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। और ये प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है, बाय द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स। हम लोगों ने पढ़ा होगा सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती है, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सारे के सारे प्रोसेसेस कौन कंट्रोल कर रहा होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सा पार्ट होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है, इट इज द क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से। यानी कि डीएनए ही मैसेज पहुंचा रहा होता है कहां तक, राइबोसोम्स को, ताकि वो क्या बना सके, यहां पर प्रोटीन बना सके। इसका मतलब हम लोग यूं कह सकते हैं कि आगे पास डीएनए क्या करता है, मैसेज भेजता है राइबोसोम को, और राइबोसोम्स क्या कर रहा होता है, उस मैसेज को फॉलो करते हुए क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करूं तो हम लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और राइबोसोम्स कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर आता नहीं है, राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर जाते नहीं है। तो जाहिर बात है इन दोनों में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक मैसेंजर चाहिए होता है जो क्या करे, मैसेज को लेकर जाए डीएनए से कहां पे, प्रोटीन तक। तो होता क्या, वो जो मैसेंजर होता है वो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। यानी कि अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के दौरान होता क्या है कि डीएनए सबसे पहले मैसेज आगे पास ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए। और आरएनए की वो वाली फॉर्म जो क्या करती है, मैसेज लेकर जा रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए। यानी कि सबसे पहले डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए के अंदर,
और मैसेंजर आरएनए पैगाम लेके जाती है राइबोसोम तक कि वो उसके मुताबिक क्या बना दे, प्रोटीन की फॉर्मेशन कर दे। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, सेल डोगमा कह रहे होते हैं। और सेल डोगमा के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, अदर वन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि पहला मैकेनिज्म क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और फिर क्या होता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। तो फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर डीएनए आरएनए बनाता है, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए का प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन, एंड होल प्रोसेस कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। तो वो सारे के सारे वायरसेस जो क्या करते हैं, इस डायरेक्शन के अंदर चल रहे होंगे, इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस, और जो क्या करते हैं, इस पाथवे से थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव सेंस वायरसेस, और जो क्या करते हैं, इससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। तो हम लोग वन बाय वन तीनों को स्टडी करते हैं कि पहला हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। अब पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, सीक्वेंस को या डायरेक्शन को फॉलो किया जा रहा होता है, यानी कि डीएनए से क्या बनेगी, आरएनए। अगर आरएनए होगा वो डायरेक्ट आगे पर राइबोसोम के जरिए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे इस चीज का लाजमी ख्याल रखना कि हम लोगों ने पढ़ा था वायरसेस के पास अपने कोई भी आगे पास अपरेटस नहीं होता, यानी कि कोई सेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, कोई आगे पास पर्टिकुलर सेल नहीं होता। तो इस जिससे आगे पास प्रोसेस होते हैं उन सबको चलाने के लिए जो आगे पास मैकेनिज्म होते हैं, वो किसका इस्तेमाल कर रहा होता है, होस्ट के सेल का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो राइबोसोम कौन से यूज हो रहे होंगे, जो आगे पास होस्ट सेल के राइबोसोम्स होंगे। तो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, इस सीक्वेंस के अंदर चल रहे होते हैं, यानी कि इनका जीनोम क्या होता है, आरएनए की फॉर्म के अंदर होता है, और वो आरएनए से क्या बना देते हैं, होस्ट के राइबोसोम को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन। तो इसी सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आता है पोलियो वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। अब जब नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होते हैं, क्या करते हैं, कॉमन पाथवे से थोड़ा सा क्या करते हैं, डेविएट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आगे पास होता क्या था, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, लेकिन इनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, क्या करते हैं, सबसे पहले आरएनए को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, आगे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। सर ये वाला पार्ट जो ये वाला आगे पास जो पार्ट है मैकेनिज्म का, ये हमें देखने में बिल्कुल क्या लग रहा होता है, पॉजिटिव सेंस वाला ही लग रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो मैसेंजर आरएनए किससे बन रहा है, आरएनए से। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैसेंजर आरएनए किससे बनता है, डीएनए से। यानी कि डीएनए क्या करता है, आरएनए बनाता है, बल्कि आरएनए मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि थोड़ा सा आगे पास क्या करता है, डेविएट कर रहा होता है इस मैकेनिज्म से। दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आए थे इसके अंदर रेबीज वायरसेस एंड द इबोला वायरसेस। आगे हमारे पास थर्ड और लास्ट इसकी आगे पास टाइप है, इसका रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस क्या होता है, हमारे पास वो जिनके अंदर क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। हम लोगों ने भी पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए का आरएनए बनाना, इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए आरएनए के अंदर वो कन्वर्ट, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि अगर आरएनए क्या करे, डीएनए बनाते, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो वो वायरसेस जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। अगर मैं इसके आगे वायरसेस की बात करूं तो इसमें क्या होता है, आरएनए क्या करता है, डीएनए बना रहा होता है, डीएनए के इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। इसमें अगर दो तरह कैटेगरीज होती है, एक वो जिनके अंदर क्या होता है, जीनोम आरएनए की फॉर्म के अंदर होता है, और एक वो जिनके अंदर आगे पास जीनोम क्या होता है, डीएनए की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। और जिनके अंदर आगे पास जीनोम आरएनए की फॉर्म के अंदर हो, दिस इज कॉल्ड एज द रेट्रोवायरस, और जिनके अंदर डीएनए की फॉर्म में हो, दिस इज कॉल्ड एज द हिपैडना वायरसेस। एग्जांपल के तौर पे आती है रेट्रोवायरसेस की एचआईवी, और डीएनए जीनोम वालों के एग्जांपल में आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को बहुत तफसील के साथ स्टडी किया था। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।